नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों सरकार ने असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए जो आईटीआर के फॉर्म्स हैं वो नोटिफाई किए थे। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 ये सारे के सारे फॉर्म्स सरकार ने नोटिफाई किए हैं और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि किसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आप इन्फो बटन दबा के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आईटीआर 1 जो सहज नाम से भी जाना जाता है उसे ऑनलाइन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तथा किस तरह से सबमिट करते हैं वो हम विस्तार से समझेंगे तथा फॉर्म को फाइल करना सीखेंगे। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस सही तरह से फॉलो करेंगे तो आप बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के आईटीआर 1 अपने स्वयं से आप फाइल कर सकते हैं बिना किसी गलती या बिना किसी मिस्टेक के। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको मेरे द्वारा आप बताए गए सारे के सारे स्टेप्स एग्जैक्टली उसी तरह से फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आईटीआर 1 फॉर्म है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यानी किस टाइप के जो टैक्स पेयर या कौन कौन से जो असेसी होते हैं वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए आईटीआर 1 जो सहज के नाम से भी जाना जाता है और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो किस तरह के असेसी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आईटीआर 1 जो है वो इंडिविजुअल असेसी के लिए एप्लीकेबल है, यानी जिनका स्टेटस इंडिविजुअल है वो इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जो आपकी इनकम है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके जो इनकम कंपोनेंट है उसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला है सैलरी का, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तथा तीसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप ये जो सहज फॉर्म है आईटीआर 1 जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी आपके पास में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आईटीआर 1 सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम या तो सैलरी से हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो तथा इंटरेस्ट या इस तरह की जो दूसरी इनकम जो सेक्शन 56 में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होती है, इन तीनों के अलावा और किसी सोर्सेज से नहीं हो। अगर आपके इनकम कंपोनेंट में इसके अलावा कोई और इनकम है, जैसे कि एक से ज़्यादा अगर कोई हाउस है आपके पास में, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह हुआ है तो आप आईटीआर 1 को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन और भी है। वो कंडीशन ये है कि अगर आप किसी कंपनी में एक डायरेक्टर है तो भी आप आईटीआर 1 को नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी में अगर उसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो भी ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो भी अधिकतम 5,000 हो सकती है। 5,000 से कम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं तो एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख से कम हो, उसकी इनकम में सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी तथा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अलावा और दूसरी किसी सोर्सेज से इनकम नहीं हो, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, वो किसी कंपनी में अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में उसने इन्वेस्ट नहीं किया हो तथा उसकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम हो, ऐसा ही टैक्स पेयर आईटीआर 1 को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं और इस वीडियो में बताए गए इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप आसानी से 15 मिनट के अंदर इस आईटीआर 1 को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। मैं चूँकि इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से तो अधिकतम आप 15 मिनट में इस इनकम टैक्स के रिटर्न को इनकम टैक्स की वेबसाइट में फाइल कर पाएंगे। आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा, यानी आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउज़र में अगर उसके एड्रेस बार में ये टाइप करेंगे तो इनकम टैक्स का जो ई-फाइलिंग का पेज है वो आपके सामने खुलेगा। अगर आप पहली बार अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी पूरी डिटेल, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल तथा जो पैन कार्ड की जो डिटेल है वो देकर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद में आप इस साइट पे लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के बाद में आप आईटीआर 1 भर पाएंगे।
अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसके लिए इस पेज पर आपको लॉगिन हियर का जो टैब जो बटन दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एक पेज दिखाई देगा। इस पेज में आपको यूज़र आईडी जो कि नॉर्मली आपका पैन नंबर होता है, आपका पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के समय जो दिया था, और कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप रजिस्टर का बटन दबा के अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, हो सकता है आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने के लिए कहा जाए। अगर ऐसी कोई पॉपअप ओपन होती है तो वहाँ पर आप कंटिन्यू को क्लिक करिए, तथा कंटिन्यू क्लिक करने के बाद में या तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला जो आपको पेज दिखाई देगा वो होगा कि आपने सक्सेसफुली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में लॉगिन कर दिया है, जो ई फाइलिंग की वेबसाइट है, और जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने होगा। डैशबोर्ड में आपको ई फाइल की जो टैब है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड से जो तीसरी टैब है, उसको जब आप क्लिक करेंगे, उसका जो ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है वो है इनकम टैक्स रिटर्न का, यानी ई फाइल टैब में आपको इनकम टैक्स रिटर्न के टैब पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न के टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अगले पेज में आपको बहुत सारी जानकारी देनी होगी। पैन नंबर जो है वो आपका प्री फिल्ड रहेगा, वो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर है वो है 2020-2021, क्योंकि इसी असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर जो 2019-2020 है, जो मार्च 2020 में जो ख़त्म हुआ, उसके लिए हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 2020-2021। ITR का फॉर्म नंबर आपको सेलेक्ट करना है ITR 1। फाइलिंग टाइप जो है वो होगी ओरिजिनल या स्ट्रोक रिवाइज रिटर्न, और सबमिशन का जो मोड है वो होगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसमें आप दूसरा भी ऑप्शन होता है कि आप XML फाइल बना के बाद में अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रिपेयर भी ऑनलाइन कर रहे हैं और उसको सबमिट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। उसके बाद में अगर आप पहले भी आपने अगर इनकम टैक्स का रिटर्न भरा हुआ है तो आपको कुछ आपके जितने भी बैंक अकाउंट जो डिक्लेयर किए हुए हैं इसके अंदर उसकी लिस्ट दिखेगी। उसमें से कोई एक बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से बैंक अकाउंट में आप अपना रिफंड जो है वो रिफंड की क्रेडिट चाहते हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में एक आपसे कंसेंट मांगी जाएगी। कंसेंट का जो चेकबॉक्स है उसको आप क्लिक कीजिए और कंटिन्यू का बटन दबाइए, यानी कंटिन्यू पे भी क्लिक कीजिए। उसके बाद में ITR 1 जो है वो मेन फॉर्म आपका खुल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ITR 1 असेसमेंट ईयर 2020-2021, ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ये जो है हमारा ITR 1 मेन जो फॉर्म है वो खुल चुका है। इसके अंदर जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं वो वेरियस टैब्स है, यानी इतनी टैब्स जो है वो हमको देखनी होगी, हमें सीखनी होगी और हमें फिलअप करनी होगी अगर हमारे लिए एप्लीकेबल होती है। सबसे पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैब खुलेगा वो है इंस्ट्रक्शंस का। मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि इस इंस्ट्रक्शन के टैब में जितने भी जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो आप पूरे के पूरे एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में हम फॉर्म को जो फिलअप करने की जो कार्रवाई है, यानी जो फॉर्म को जो फिलअप करना है उसको हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ में अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अगर भरना चाहते हैं तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ चीज़ों के लिए प्रिपरेशन पहले कर लीजिए। एक तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो आप अपने पास में फॉर्म 16 जो है वो उसको हैंडी रखिए। दूसरा, आप अपनी इनकम को जो है एस्टेब्लिश कर दीजिए। जैसे कि अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो इंटरेस्ट की इनकम आपकी कितनी है, यानी सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट की इनकम कितनी है, आपकी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट कितनी है, या अगर आप डिडक्शन कोई क्लेम करना चाहते हैं तो उनके कितने अमाउंट है, या अगर हाउस प्रॉपर्टी के सामने अगर आप कोई इंटरेस्ट वगैरह क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट में कितना अमाउंट लिखा हुआ है। तथा इसके साथ में फॉर्म 26AS भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास में सारी चीज़ें रखिए, क्योंकि ये इस फॉर्म के अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन हमको देनी है वो इन सब डॉक्यूमेंट में से ही पुल करके यानी निकाल के हमको इस ITR 1 में सबमिट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस फॉर्म को भरना। और सबसे पहले क्लिक करते हैं जो पहला टैब है, यानी इंस्ट्रक्शन के बाद का जो पहला टैब है वो है पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप जनरल इन्फॉर्मेशन के टैब को क्लिक करते हैं, इसमें बेसिकली आपकी जो बेसिक डिटेल्स है
जैसे कि आपका पैन नंबर, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बहुत सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर प्रीफिल मिलेगी अगर आपने पहले भी रिटर्न फाइल किया हुआ है। आपका आधार नंबर वगैरह, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रीफिल मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है ये सब चीज़ें पैन के अलावा आपको यहाँ पर और कुछ नहीं मिले, तो आपको ये सब चीज़ें अपने हाथ से टाइप करके इन सब कॉलम में लिखनी होगी। जिस जिस जगह पे स्टार मारा हुआ है वो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी आप अपना रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, उसमें एक फाइल इंटरसेक्शन का जो एक ड्रॉप डाउन है, उसमें आपको 139 इंटू ब्रैकेट 1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये वाला जो सेक्शन है वो सेलेक्ट करना है। बाकी इसमें कोई भी डिटेल जो है नीचे वाले पोर्शन में मैंडेटरी नहीं है, तो आप वो स्किप कर सकते हैं, या अगर आप वॉलंटरली अगर वो इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है वो तो आपको देनी ही है। उसके बाद में देखिए नीचे आपको सेव ड्राफ्ट, ये जो टैब दिखती है, ये जो बटन दिखता है, उसको आप बार बार क्लिक करते रहिए, ताकि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इनकम टैक्स रिटर्न में दे रहे हैं वो आपकी सेव रहे, और अगली बार अगर आप वापस से इसको ओपन करना चाहें तो ये सब चीज़ें आपको फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके बाद में जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद में हमारा जो मेन जो टैक्स का जो वर्किंग है उसकी टैब है, वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के बेसिस के ऊपर आपका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। पहले वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें पार्ट बी जो ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है, उसमें B1 जो है वो सैलरी से संबंधित आपकी डिटेल्स है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास में फॉर्म 16 होगा या फिर आपके पास में सैलरी सर्टिफिकेट होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में अपने सैलरी से संबंधित है उसमें से डिटेल्स आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। साधारणतया जो फॉर्म 16 में आपको यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है सब रेडीमेड इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाएगी। जैसे कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो फॉर्म 16 में लिखी हुई होगी, आपकी जो परक्विजिट्स अगर होंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है वो होगा, कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंसेज है वो भी आपके उसके अंदर लिखे हुए होंगे। इसके अलावा जो भी डिडक्शंस आप अंडर सेक्शन 16 क्लेम करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट डिडक्शन, अलाउंसेज, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपने फॉर्म 16 में से यहाँ पर सारी की सारी ट्रांसफ़र करनी है। बेसिकली देखा जाए तो वो उनको कॉपी करना है, आपको इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपके फॉर्म 16 में लिखी हुई है वो सारी चीज़ें वर्बेटिम आपको इस पोर्शन में, यानी जो B1 जो पोर्शन है उसके अंदर आपको कॉपी करनी है। B2 यानी उसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है वो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए। साधारणतया जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके पास में एक घर होता है, वो हम उस घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे या तो रहने के लिए काम आता है। ड्रॉप डाउन में से आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करना है। अगर आपका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, अगर किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो लेट आउट या फिर डीम लेट आउट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो फिर वो डीम लेट आउट होगा और उसका जो है वो नोशनल वैल्यू यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर आपने किराए पे दिया है तो लेट आउट करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ग्रॉस रेंट वगैरह में आपको जो है वो रेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फिलहाल इस एग्जांपल के लिए हम एक सेल्फ ऑक्यूपाइड जो घर है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हम एक ही जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेलेक्ट करेंगे, हमारी जो लेटेबल वैल्यू जो भी होगी वो 0 हो जाएगी, और इसमें हमें बाकी कोई भी चीज़ डालने के लिए जैसे कि ग्रॉस रेंट वगैरह है वो डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एनुअल वैल्यू जो है वो 0 ही होगी, और उस एनुअल वैल्यू में से, क्योंकि 0 एनुअल वैल्यू है तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 का अगर 30% करेंगे तो भी वो 0 ही होगा। उसके बाद में इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपने अगर बोरोड कैपिटल के लेके अगर वो ली हुई है या अगर बनाई हुई है, तो उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट भरते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। इस B2 में जो 5 नंबर का जो लाइन है, ये जो रो है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आपको वो वाला अमाउंट लिखा है जो कि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपने लोन पे लिए तो उसका अमाउंट। क्योंकि अपना जो एनुअल वैल्यू था वो 0 था, तो उसमें से अगर ये आप माइनस करेंगे जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, वो माइनस करने के बाद में यहाँ पर जो फिगर है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी उतनी जो इनकम है आपकी बाकी सारी इनकम में से माइनस हो जाएगी। अगर आपकी सैलरी की अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं है,
या अगर आपने कोई लोन पे अगर नहीं लिया हुआ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर अगर कोई लोन वगैरह अगर नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय भी नहीं है, आपकी सिर्फ इंटरेस्ट से अगर इनकम है, तो आपको सैलरी वाला जो कॉलम है, जो पोर्शन है, वो भी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो नीचे आप देखते हैं वो है B3 और वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर जो भी आपकी इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो डिक्लेयर करनी होती है। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन। ये 4 यहाँ पर हेड दिए हुए हैं। इसके अलावा और अगर कोई हेड है तो आप एनी अदर करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक के अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और भी अगर कोई हेडिंग है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। रो ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में देखिए एक ऐड का आपको बटन दिखता है प्लस, और उसके पास में ऐड जो लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी। उस रो में फिर से आप अपनी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जो अमाउंट का जो कॉलम है वहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आप एनी अदर सेलेक्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फिर आपको उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देनी होगी कि एनी अदर मतलब आपकी कौन सी इनकम है। उसके नीचे वाला जो पोर्शन हम देखते हैं, ये सारी जो तीनों हेड में हमने इनकम डिक्लेयर कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ITR 1 में सिर्फ 3 ही हेड में हम इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला है सैलरी का, दूसरा है एक हाउस प्रॉपर्टी का, और तीसरा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इसके अलावा अगर और भी कोई इनकम है तो इस फॉर्म के अंदर उस इनकम को एंटर करने का सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब वो इनकम यहाँ पर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये है डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। जो भी आपकी इनकम अभी तक जो हुई है, जैसे सैलरी की हो या हाउस प्रॉपर्टी की हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इन तीनों इनकम का जो टोटल है वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ये B4 में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके बता देगा। जो भी आपने मैन्युअली ऊपर जो अमाउंट जो लिखे हैं, सिस्टम जो है वो उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ITR 1 में ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी सैलरी इनकम हो वही भर सकता है। जिसकी सैलरी भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, सिर्फ अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो वो लोग भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ सैलरी की इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो भी इस फॉर्म में कर सकते हैं। या अगर आप तीनों भरना चाहते हैं या कोई 2 भरना चाहते हैं, जैसा भी आपका कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से इस फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इन 3 हेड के अलावा अगर और किसी हेड में इनकम होगी तो उसके लिए ये इस फॉर्म को यूज़ नहीं किया जा सकता है। पार्ट C में आपको डिडक्शंस देने हैं। यहाँ पर जो डिडक्शंस है आप देख सकते हैं कि 80C, 80CCC जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो उस फॉर्म के अंदर जो भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर्म 16 में जो लिखे हुए हैं उसके अलावा भी अगर आप कोई डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसके लिए कि आप अगर एलिजिबल है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको अमाउंट वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है। जो पास वाला जो कॉलम है उसमें सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि आपके लिए कितना डिडक्शन जो है वो अवेलेबल है या आप कितने डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। 80C से लगाकर 80U तक के सारे डिडक्शन जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसमें से सिर्फ 3 डिडक्शन जो 80D यानी जो मेडिक्लेम के लिए होता है, वो 80G जो कि डोनेशन वगैरह के लिए होता है, और 80GGA जो कि सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। इस तरह के जो डिडक्शंस होते हैं इनके लिए अलग से यहाँ पर टैब दी हुई है। उस टैब को फिलअप करेंगे तो यहाँ पर वो सारे के सारे डिडक्शंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएंगे। इन तीनों के अलावा बाकी सारे के सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पर मैन्युअली टाइप करने हैं और सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि आपके लिए कितना डिडक्शन एलिजिबल है। अब बात करते हैं उसके नीचे जो है टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है, उसमें से जब आप डिडक्शंस माइनस करते हैं पीछे जो बचते हैं वो होती है टोटल इनकम। उसे हम कहते हैं टोटल इनकम टैक्स की भाषा में उसे टोटल इनकम कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि एग्जेम्प्ट इनकम आपको डिक्लेयर करनी है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में पहले ही आपको बता दिया था, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से अगर ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा ITR फाइल करना होगा। उसके अलावा जितनी भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है उसमें से आप इसमें यहाँ पर उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। अगर आप नेचर ऑफ इनकम में जो ड्रॉप डाउन दिया हुआ है उसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी जैसे 1034 आपका जो डिविडेंड इनकम वगैरह है, या इसके अलावा और भी आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट जो है वो लिख सकते हैं।
अगर आप रो ऐड करना चाहे तो नीचे देखिए प्लस और ऐड करके जो बटन है उसको आप दबाएंगे तो आपकी जितनी भी चाहे आप रो जो है आप ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल एग्जाम्ड इनकम है उसको सेलेक्ट करके उसका अमाउंट आप लिख सकते हैं। अगर एनी अदर यानी ये जो सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके अलावा अगर कोई आपकी इनकम जो है वो एग्जाम्ड है तो एनी अदर करके आप सेलेक्ट करके उसका भी अमाउंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर एनी अदर लिखते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी थोड़ी डिटेल देनी होगी। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, यानी जितने भी अभी ऊपर आपने जो भी इनकम लिखी है सिस्टम इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। आपको ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन जो हम बना रहे हैं इसमें ये सारे के सारे टैक्सेज जो है वो टैक्सेज है, या अगर एप्लीकेबल अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कैलकुलेट कर देगा। और सबसे नीचे जो है वो टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, ये जो टैक्सेज इस जगह पे आपको अमाउंट दिखेगा कि वो अमाउंट जो है आपकी टोटल इनकम के ऊपर कितना जो है वो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया है और इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद में उसकी टोटल कितनी होती है। अगला जो पेज में हम जाएंगे, मैंने आपको जैसे बीच बीच में बताया भी है कि आप ड्राफ्ट को जो है वो सेव करते रहिए। ड्राफ्ट को सेव करेंगे तो आपको योर ड्राफ्ट इज सेव सक्सेसफुली का मैसेज भी मिलता रहेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना भी आपने अभी तक काम किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन या नंबर्स वगैरह जो यहाँ पर लिखे हैं वो सारे के सारे सेव हो जाते हैं। और अगर एक ही सिटिंग में अगर आपका रिटर्न पूरा नहीं होता है तो अगली बार आप फिर से लॉगिन करेंगे तो ये सब डिटेल्स आपको वापस से देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगली जो टैब है वो होती है टैक्स डिटेल्स की। यहाँ पर आपको TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस तरह के जितने भी आपने अभी तक टैक्स भरे हैं उन सब टैक्सेस की इंफॉर्मेशन यहाँ देनी होती है। सबसे पहली जो शेड्यूल है वो है TDS 1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी के ऊपर जो भी TDS काटा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स के ऊपर एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पर जो डिटेल्स आती है वो प्री फिल्ड रहती है, यानी आपके पैन नंबर के हिसाब से जो भी TDS काटा हुआ रहेगा उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप रिफ्रेश अगर नहीं दिखती है तो एक बार रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए। फॉर्म 26 ES में जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर दिख जाएगी। अगर नहीं दिखती है, आपको लगता है कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शायद सिस्टम ने नहीं ली है, तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर उनका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, नेम ऑफ डिडक्टर, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज और टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप मैन्युअली भी लिख कर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यानी जब आप रिफ्रेश का अगर बटन दबाएंगे तो एक बार आपसे ये पूछेगा कि आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी जो पहले की जो डिटेल्स है वो एक बार सारी की सारी निकल जाएगी और जो फ्रेश डिटेल्स है 26 ES वाली वो यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू में यस करना है तो सारी की सारी जो 26 ES की जो डिटेल्स है आपकी इस जगह पे रिफ्रेश हो जाएगी। इसके नीचे वाला जो है वो है TDS 2, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यानी सैलरी के अलावा जितनी भी आपकी दूसरी इनकम है जैसे इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर है उसके ऊपर अगर कोई TDS वगैरह काटा हुआ है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये भी प्री फिल्ड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी दे सकते हैं। इसके नीचे जो है TDS 3 और TCS, ये ज़्यादातर लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास में कोई फॉर्म 16C है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। वैसे ये भी प्रीफिल होती है। और उसके नीचे जो है TCS की डिटेल्स है, साधारणतः ये भी बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। TCS में अगर कोई आपने एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा की अगर कोई चीज़ खरीदी है, जैसे अगर आपने कोई मोटर कार वगैरह खरीदी है जिसकी वैल्यू 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो जो कार का डीलर होता है वो TCS काटता है। उसकी डिटेल्स या तो आपको यहाँ पर देनी है या फिर आपको यहाँ पर प्रीफिल यानी पहले से वो डिटेल्स यहाँ पर सब मिल जाएगी। चौथा जो सबसे नीचे वाला जो है वो पोर्शन है कि डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जो पेमेंट्स है वो यहाँ पर आपको दिखते हैं। पूरे साल में आपको एडवांस टैक्स भी भरना होता है, यानी अगर आपकी इनकम है जो कि ज़्यादा है और उसके ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट भरनी होती है तो आपने अगर एडवांस टैक्स भरा है तो एडवांस टैक्स जो भी भरा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको मैन्युअली देनी होगी। लेकिन 99.99% केसेस में यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी सारा का सारा सिस्टम बेस्ड है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है और मैन्युअली कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर रो को ऐड करना चाहे तो ऐड को दबा के आप रो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला जो टैब है वो है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का। यहाँ पर जो है जैसे अभी ऊपर आप देख रहे हैं
कि जितने भी आपने टैक्सेस वगैरह जो भरे, टैक्स पेबल जो था वो उसके एक शीट यानी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में आपके टोटल जो टैक्सेस पेबल थे वो वहाँ पर दिख रहे थे। फिर टैक्स की डिटेल्स हमने दी और यहाँ पर उन टोटल टैक्स में से ये टैक्स डिटेल्स को माइनस करने के बाद में पीछे या तो अमाउंट पेबल होगा या फिर रिफंड होगा। अगर D13 में अगर कुछ आपको अमाउंट पेबल करके दिखता है तो वो पेमेंट आपको करना होगा। और D14 में यानी अगर आपने टैक्सेस जो भरे हैं वो आपके जो टैक्सेस एक्चुअल में आते हैं उससे अगर ज़्यादा है यानी एडवांस टैक्स या TDS के माध्यम से, तो वो वाला अमाउंट रिफंड कहलाता है और वो D14 में आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा मैंडेटरी है कि आपको अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स देनी होती है। उसके जस्ट नीचे अगर आप D15 में देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी 2019-2020 में जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होती है। उसमें आपको IFSC कोड देना होगा, नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट का नंबर और सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट। अगर आप उस बैंक में रिफंड अपना चाहते हैं तो उसको टिक करना होगा। अगर आपके ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप ऐड करके और भी रोज़ ऐड कर सकते हैं और जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके जो नीचे वाला पोर्शन है वो वेरिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर आपका जो नाम और फादर्स नेम वगैरह जो है यहाँ पर लिखे हुए आएंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपका लिखा हुआ रहेगा। जो आपका कैपेसिटी जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नॉर्मली जो है वो सेल्फ ही होता है। अगर आप किसी एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी किसी का अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो सेल्फ करके अगर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपना खुद का रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तो आपको सेल्फ सेलेक्ट करना होगा। पेन नंबर आपका नॉर्मली लिखा हुआ आएगा। जो प्लेस है जिस जगह पे आप अभी इसको डिक्लेयर वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं उसका जगह का नाम और डेट जो है वो प्री फिल्ड आएगी। उसके अलावा नीचे आप देखिए इसको वेरिफिकेशन के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि ई वेरीफाई करने के लिए या तो आप अपने आधार या प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट से इसको आप प्री वैलिडेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, या फिर 120 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका है कि आप जो ITR 5 है उसका प्रिंट आउट लेकर आप उससे बेंगलोर बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, उससे भी आपका जो रिटर्न है वो वेरीफाई हो सकता है। इन तीनों में से कोई आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अभी यहाँ पर एक नई शेड्यूल एक और ऐड कर दी गई है, शेड्यूल DI। जैसा कि आपको मालूम है अब ये कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमें ये फैसिलिटी दी थी कि अगर आप 31 मार्च तक कोई इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर पाए हैं, टैक्स सेविंग के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो अगर 31 मार्च तक नहीं कर पाए हैं तो अप्रैल से जून के बीच में भी अगर आप करेंगे तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देनी है, यानी 31 मार्च तक आपने कितना कर दिया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। और 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर अगर किया है उसका अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ये नया है, इसी फॉर्म में इस साल से शुरू किया गया है क्योंकि कोविड की वजह से सरकार ने ये फैसिलिटी टैक्स पेयर्स को दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो डिडक्शंस है उसके लिए सेपरेट टैब दी हुई है, सेक्शन 80D, सेक्शन 80G और सेक्शन 80GGA। इन तीनों में अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर सेपरेट ये जो टैब जो शेड्यूल करके दी हुई है उसमें आपको देनी होगी। 80D जो है वो मेडिक्लेम से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अगर आप सेक्शन 80D का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो, कि अगर आपके पेरेंट्स भी उसके अंदर शामिल है, उसमें से कोई सीनियर सिटीजन है नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा खर्च किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना दिया है और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कितना दिया है, ये सारी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। तो जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में जो डिडक्शन में जो 80D का जो कॉलम दिख रहा था वहाँ पर यहाँ से कैलकुलेट करके वो डिटेल ऑटोमेटिकली वहाँ पर चली जाएगी। ऐसा कैसा सेम 80G के लिए भी आपको देना पड़ता है। 80G जो है वो डोनेशन के लिए होता है। डोनेशन भी कई तरह के होते हैं, कोई 100% क्वालिफाइंग लिमिट जिसमें नहीं आती है वो वाले होते हैं, कोई 100% क्वालिफाइंग लिमिट के साथ में होते हैं, किसी में 50% डिडक्शन होता है। तो जो भी आपने डोनेशन अगर कुछ दिया है तो जिस इंस्टीट्यूट को दिया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देनी होगी। उनका नाम आपको देना होगा, एड्रेस देना होगा, कौन से शहर में है, उनका पेन नंबर वगैरह क्या है, कितने अमाउंट का आपने डोनेशन दिया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। और लास्ट वाला जो है वो है शेड्यूल 80GGA। इसमें भी अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको सेपरेटली यहाँ पर इस शेड्यूल में देनी होगी। और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के बाद में जो कंप्यूटेशन शीट है वहाँ पर डिडक्शन
कैलकुलेट करके वहाँ पर आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर रिफंड आपका होता है, तो आपके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। रिफंड अगर आपका है तो आप वेरिफिकेशन करने के बाद में ई वेरीफाई के जो 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। फिर प्रीव्यू एंड सबमिट का जो बटन आपको दिखता है, ये बटन आपको करीब करीब हर एक टैब में दिखेगा। कहीं से भी आप इस बटन को प्रेस करके आप सारी जो डिटेल्स आपने जो सबमिट जो बनाई है या इस फॉर्म के अंदर जो दी है उसको एक बार आप प्रीव्यू कर सकते हैं, और प्रीव्यू करने के बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। एक बार रिटर्न आपका अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो रिटर्न जो भरने का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में इस रिटर्न को आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जो ऑप्शन है उसमें से किसी भी एक तरीके से आप ऑप्शन कर आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर किसी कारण से अगर आप ई वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना रिटर्न कभी भरा ही नहीं था। तो आपका अगर यहाँ पर आने के बाद में अगर आप रिटर्न पूरा फाइल कर भी देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपको ई वेरिफिकेशन यानी रिटर्न को जो ई वेरीफाई करने का है वो प्रोसीजर आप पूरा कर दें। अगर आप किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं तो ITR 5 का प्रिंट आउट लेके उस पर साइन करके उसे जो बेंगलोर का जो एड्रेस उस प्रिंट आउट के ऊपर यानी ITR 5 में जो दिया हुआ है वहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद में आपका जो रिटर्न है वो वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका वेरिफिकेशन पार्ट पूरा हुआ है नहीं हुआ है। आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट में और चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड नहीं है और अगर आपका टैक्स अगर पेबल आता है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। आइए अब समझते हैं कि अगर टैक्स पेबल आता है तो टैक्स का पेमेंट किस तरह से किया जा सकता है। टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको टिन NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है उस तरह का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं वो ये वेबसाइट उसको हैंडल करती है। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट होता है वो चालान नंबर ITNS 280 के थ्रू होता है। तो आप ये वाला चालान को सेलेक्ट कीजिए और इसके नीचे जो प्रोसीड का बटन है उसको दबाइए। प्रोसीड का बटन दबाने के बाद में अगले पेज पर आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, यानी कुछ ऑप्शंस आपको टिक करने होंगे। जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो होगा 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, क्योंकि आप इंडिविजुअल है और हम ITR 1 फाइल करते हैं तो टैक्स ऑन कंपनीज या कॉर्पोरेशन टैक्स तो हो नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको चूज करना है 0021। टाइप ऑफ पेमेंट में होगा 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके नीचे आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से। दोनों ही केस में आपको बैंक का भी नाम सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से मिल जाएगा। इसके बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर अपना लिखना होगा, असेसमेंट ईयर 2020-2021 सेलेक्ट करना होगा और अपना एड्रेस, पिन कोड, शहर, स्टेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको कैप्चा कंप्लीट करना होगा। कैप्चा कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रोसीड का बटन दबाना होगा। जब आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो आपको प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग, यानी आगे बढ़ने से पहले आप अपनी डिटेल्स जो है एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। ये कंफर्म करने का आपको मैसेज आएगा। ये डिटेल जो है आपको अपनी कंसेंट देनी है NSDL को। कंसेंट देने के लिए जो नीचे आपको आई एग्री करके जो एक लाइन जो लिखी हुई है उसके आगे जो चेक बॉक्स है उसको टिक करना है और सबमिट टू द बैंक का जो बटन है वो दबाना है। जैसे ही आप सबमिट टू द बैंक का बटन दबाएंगे, ये जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की जो ऑनलाइन सर्विसेज की जो वेबसाइट है वो आपको जो बैंक आपने सेलेक्ट किया था उस बैंक की वेबसाइट पर लेके जाएगी और बाकी के जो स्टेप्स है वो आपको वहाँ पर पूरे करने होंगे। आपका जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेगी। एक तो बैंक का BSR कोड मिलेगा, डेट ऑफ पेमेंट मिलेगी तथा चालान नंबर मिलेगा। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी जो ITR 1 है उस पर आपको मेंशन करनी होगी। पेमेंट करने के बाद में एक बार फिर से आपको शेड्यूल IT जो डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट्स की जो शेड्यूल है वहाँ पर आके जो आपने अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट किया है
उसकी डिटेल देनी होगी। सबसे पहला जो है BSR कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका सक्सेसफुल पेमेंट होगा तो वहाँ पर BSR कोड आपको दिखेगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ डिपॉजिट आपको यहाँ पर लिखनी है DDMMYYYY फॉर्मेट पर। तीसरा जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर ऑफ चालान का, वो भी आपको चालान के अंदर मिल जाएगा। और चौथा है टैक्स पेड का कितना अमाउंट है, यानी वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिखने के बाद में आप जब अगले पेज पर जाएंगे तो अगले पेज पर आपको अमाउंट जो पेबल है वो 0 दिखाना चाहिए। यानी अगर आपने जो अमाउंट पेबल है वो 0 दिखा दिया है, इसका मतलब अभी कुछ भी आपका टैक्स यहाँ पर पेबल नहीं है। अगर आपका कुछ भी टैक्स अगर पेबल है और अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो वो डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) की कैटेगरी में आता है। इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर अमाउंट पेबल, ये D13 में अगर कुछ भी आपको अमाउंट अगर पेबल दिखता है तो उसका पेमेंट करना रिटर्न भरने के पहले ज़रूरी है। एक बार जब आपका अमाउंट पेबल अगर 0 हो जाता है, उसके बाद में आप प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन दबाकर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद में एज यूजुअल आप तीनों में से किसी एक तरीके से उसका ई-वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स का ITR 1, जो सहज नाम से भी जाना जाता है, उसको ऑनलाइन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं तथा उसे सबमिट कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के स्वयं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करके सबमिट तथा अपलोड कर पाएंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में शेयर करें तथा हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।